Hello students, this is the fourth lecture on third chapter. The topic is current electricity and now we are going to discuss about Ohm's law. Ohm's law को इलेक्ट्रिसिटी का मोस्ट फंडामेंटल लॉ भी कहा जाता है, इसलिए ये पूरे इलेक्ट्रिसिटी का जो डेवलपमेंट है, जो रिसर्च है, उसमें ओम्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता रहा है, इसलिए इसको मोस्ट फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कहा जाता है। तो ओम्स लॉ के बारे में आपने 10th में भी थोड़ा बहुत पढ़ा था कि V is proportional to I। जब आप करंट फ्लो कराते हैं तो वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो करंट और वोल्टेज के बीच में जो रिलेशन होता है वो लीनियर रिलेशन होता है, कि स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता है, यानी कि प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे से। तो थोड़ा सा और उसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो स्टेटमेंट क्या है? जनरली वही स्टेटमेंट जो आपको पहले भी पता था। स्टेटमेंट ये है कि द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, क्लियर, is directly proportional to the potential difference applied. The term is current is proportional to potential difference, because बिना potential difference apply किए current तो flow होगा नहीं. It means current is proportional to potential difference applied. Clear? Current I, बात करें current I is proportional to V. ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है? What is the condition for proportionality between these two terms? What is the condition behind this? तो now provided physical conditions. अब physical conditions में किसका जिक्र कर रहा है? तो physical conditions of conductor such as temperature, mechanical strain. Mechanical strain term यहाँ पे इसको क्या समझेंगे आप, कि जैसे ही आपने V और I के बीच में रिलेशन स्टडी करना स्टार्ट किया, उस दौरान कंडक्टर के कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, यानी उसका लेंथ चेंज नहीं होना चाहिए, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज नहीं होना चाहिए, किसी तरीके का स्ट्रेन प्रोड्यूस उस पर नहीं होना चाहिए। क्लियर? यानी आप ये बात तो समझ गए कि लेंथ और एरिया कंडक्टर का कांस्टेंट रहना है थ्रू आउट द ऑब्जर्वेशन, एंड टेम्परेचर इज आल्सो नीड टू बी रिमेन्स कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस बदलने लगता है। अभी आगे जिक्र करेंगे इसका, इन सारे टर्म्स का। यानी अभी फिलहाल ये समझ लीजिए कि V और I के बीच जो प्रोपोर्शनलिटी का, डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन है, वो तभी वैलिड है जब टेम्परेचर और मैकेनिकल स्ट्रेन दोनों ही कांस्टेंट रहे थ्रू आउट द ऑब्जर्वेशन। क्लियर? सो आप ये कह सकते हैं, पहला स्टेटमेंट देखें, करंट इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। इफ करंट इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, सो पोटेंशियल डिफरेंस वुड आल्सो प्रोपोर्शनल टू करंट। लेकिन यहां पे कांस्टेंट बदल जाएंगे, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम यूज करते हैं दोनों बदल जाएंगे। ये दोनों टर्म बिल्कुल यहां पे प्रोपोर्शनल तो दिख रहे हैं, बट न्यूमेरिकली एग्जैक्टली आप इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि इनके कांस्टेंट अलग अलग आएंगे। सो I इज प्रोपोर्शनल टू V, तो इसको हमने लिखा I इज इक्वल टू GV। यहां से देख सकते हैं G इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इसको कहते क्या है? G को कहते हैं कंडक्टेंस। याद रखेंगे क्या कहते हैं? कंडक्टेंस। यानी कि करंट की वैल्यू कंडक्टेंस पे डिपेंड करिए। कंडक्टेंस हाई होगा तो करंट ज्यादा होगा, कंडक्टेंस हाई होगा तो करंट ज्यादा होगा। ठीक है? सो करंट और वोल्टेज का जो रिलेशन है, V आके अगर करंट को डिवाइड करता है तो आपको G मिलता है, यानी I by V, रेशियो ऑफ करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू कंडक्टेंस, एंड कंडक्टेंस इज आल्सो कांस्टेंट। क्लियर? इन दिस कॉन्टेक्स्ट। नाउ इफ यू आर डिस्कसिंग अबाउट V प्रोपोर्शनल टू I, तो यहां पे यूज करते हैं V इज इक्वल टू RI। V इज इक्वल टू RI। हियर R इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। R को क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। So it is constant proportionality and called resistance. R को रेजिस्टेंस कहते हैं। तो R क्या होगा? वोल्टेज और करंट के रेशियो का इक्वल होगा। So V by I हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। V by I के कांस्टेंट होने के लिए क्या क्या कांस्टेंट होना पड़ेगा? टेम्परेचर कांस्टेंट होना पड़ेगा। मैकेनिकल स्ट्रेन यानी लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया भी उसका कांस्टेंट रहना है। कंपोजिशन उसका चेंज नहीं कर सकते, उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं कर सकते, तब V और I कांस्टेंट होगा। V और I का रेशियो, और वो कांस्टेंट किसके इक्वल होगा? रेजिस्टेंस के इक्वल, जिसको हम एक कांस्टेंट मानेंगे अपने इस ऑब्जर्वेशन में। ठीक है? अब इन दोनों इक्वेशन को देखें तो V by I का रेशियो R है, I by V का रेशियो G है, यानी VI और I by V, V by I एंड I by V एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो सीधा सीधा R और G भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। बिल्कुल सही। सो फ्रॉम दिस टू इक्वेशंस G इज इक्वल टू 1 by R लिख सकते हैं, या ये भी लिख सकते हैं कि R इज इक्वल टू 1 by G, reciprocal to each other. It means conductance is reciprocal of resistance and resistance is reciprocal of conductance. जब कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो कंडक्टेंस कम होगा, कंडक्टेंस ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। यहां से आप इस बात को समझ सकते हैं कि कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस,
यू कैन से कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल टू रेजिस्टेंस। ठीक, अब यहां देखते हैं ये जो टर्म आर आया है जिसको हम रेजिस्टेंस कह रहे थे, यानी वी प्रोपोर्शनल टू आई के केस में आर जो कांस्टेंट आया था, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो वी बाई आई के इक्वल आ रहा था, इस आर को कैसे डिफाइन करेंगे? तो रेजिस्टेंस नाम से क्लियर है कि ये रुकावट पैदा करेगा, रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा या ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगा। ठीक है, जैसे कि हम एक बात करें, एक रोड होता है, रोड किसके लिए होता है? मूवमेंट के लिए होता है, ताकि उस पर लोग आ जा सके। तो रोड मूवमेंट के लिए होता है, लेकिन मूवमेंट को ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए उस पर ब्रेकर्स बनाए जाते हैं। ठीक है, तो जब ब्रेकर्स बहुत ज्यादा होंगे तो हम क्या कहेंगे कि वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन बहुत ज्यादा है। वैसे ही कंडक्टर क्या होता है? करंट को फ्लो कराने के लिए होता है, लेकिन अगर कंडक्टर करंट के फ्लो में कहीं से ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करे तो उसको हम रेजिस्टेंस नाम दे देंगे। ठीक है, तो कहते हैं इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन पोसेस्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ करंट भी कह लीजिए, फ्लो ऑफ करंट कह लीजिए। करंट के फ्लो में कितना ऑब्स्ट्रक्शन वो क्रिएट करता है कंडक्टर खुद, तो वो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस होगा। क्लियर? मेजर कैसे करते हैं उसको? सो इट इज मेजर्ड एज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर एंड करंट फ्लोइंग थ्रू इट। सीधा सीधा R इज इक्वल टू V बाई आई, यहां से एक्सप्रेशन उठा लिया, R इज इक्वल टू V बाई आई, वोल्टेज और करंट का रेशियो। ठीक है, एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? वोल्ट का क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट और करंट का एम्पियर। वोल्ट पर एम्पियर का आपने वोल्ट पर एम्पियर को एक नाम दे दिया आपने ओम, OHM, ओम से इंडिकेट करता है, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम। और सिंबल से उसको ये ओमेगा एक सिंबल है, ओमेगा एक ओमेगा ऐसा भी होता है, ये ओमेगा नहीं, ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के जनरली आप यूज करते हैं, ये ओमेगा सिंबल है हेडफोन की तरह, इससे आप रिप्रेजेंट करते हैं सिंबॉलिकली रेजिस्टेंस को एज ए यूनिट। ठीक है, अब रेजिस्टेंस का कारण क्या है, कॉज क्या है? तो सीधे सीधे बताया कि रोड पे चलते हैं तो ब्रेकर आपको रोकता है, ब्रेकर आप कोलाइड करते हैं या उससे होते हुए जाते हैं। सिमिलरली करंट जब फ्लो होता है तो इलेक्ट्रॉन्स आयन टू आयन कोलाइड करते हैं, जैसा हमने ड्रिफ्टिंग में बताया था कि उनका कोलिजन होता है। जब कोलिजन होता है तो वो अपनी इलेक्ट्रिक एनर्जी लूज करेगा। जब हम हीटिंग इफेक्ट पढ़ेंगे फिर इस टर्म का जिक्र करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स आयन कोलिजन, सिंपल लाइन में बोले तो इलेक्ट्रॉन्स आयन कोलिजन ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ करंट, करंट फ्लो के दौरान जब इलेक्ट्रॉन और आयन का कोलिजन होता है तो वहां पे मोबिलिटी थोड़ा सा टफ होती है, वहां पे मूवमेंट इजी नहीं रहता। इसका मतलब कि वही कारण है जिसके वजह से करंट पे रेजिस्टेंस लगता है। ठीक है, और हीटिंग इफेक्ट का भी कहीं ना कहीं वही कारण है, तो वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये जो कॉज ऑफ रेजिस्टेंस हो गया। अब जरा हम कंडक्टेंस में थोड़ा सा डिस्कस करें। अगर यहां से कंडक्टिविटी के अगर हम एसआई यूनिट के बारे में बात करें तो कंडक्टिविटी को आपने दिखाया था G से, G इज इक्वल टू 1 बाई आर। तो R का एसआई यूनिट क्या है? ओम है। तो 1 अपान अगर हम ओम लिखते हैं तो ये हो जाता है ओम इनवर्स या ओमेगा इनवर्स। ओम इनवर्स को हम लेटर्स को इनवर्स करके, जैसे OHM है तो इसको हम MHO लिख देते हैं, मो। इफ ओम इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस देन मो इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, तो इसको मो से लिखते हैं, MHO कर देते हैं, या ओमेगा इनवर्स लिखते हैं, या इसके लिए एक और यूनिट है सीमेन लिखते हैं, इसको S से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये यूनिट आपका सीमेंस किसके इक्वल होता है? MHO के लिए कह लीजिए, ओमेगा इनवर्स के लिए कह लीजिए, या वोल्ट पर एम्पियर को एम्पियर पर वोल्ट कर लीजिए, रेसिप्रोकल उसके। तो यहां से हम कंडक्टेंस का भी एसआई यूनिट हमें मिल रहा है। आगे हम ये देखें कि ओम्स लॉ को एनालिटिकली कैसे स्टडी करेंगे, यानी एनालिटिकली ओम्स लॉ को हम कैसे डिड्यूस करेंगे, देखते हैं। सो ओम्स लॉ को एनालिटिकली डिड्यूस करने के लिए हम कुछ पहले के इक्वेशंस या कुछ पहले के डेरिवेशंस जो हम कर चुके हैं उनको एक बार रिकलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब को पता था कि रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्लियर इज I इज इक्वल टू NEAVD, ये पहले लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं। Simply we can say that we know that I is equal to NEAVD. This is a simple relation. अच्छा, VD का भी relation आपको पता है कि VD is equal to E tau by M. Tau is the average reaction time, E is the electric field. This expression is clear. So let us substitute this value in first term. We have I is equal to NEA. फर्स्ट जो एक्सप्रेशन में इसको सब्स्टिट्यूट किया तो I is equal to NEAVD. VD के जगह पे E tau by M कर लिया।
अब यहाँ पे E और E के दो टर्म है, मल्टीप्लाई करके E स्क्वायर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में यू कैन राइट दिस इन दिस फॉर्मेट एज दिस फॉर्मेट, I is equal to n square a tau upon m into E. Now we know that electric field is gradient of potential, E is equal to V by L। ये भी आप पहले डिस्कस किए, कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया और कितना कंडक्टर का लेंथ है। तो E is equal to V by L, E के जगह पे ये वैल्यू यहाँ अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो आपको मिलता है नेक्स्ट टर्म I is equal to, यहाँ से आप लिख सकते हैं कि I is equal to n square a tau by m, और E के जगह पे आपने लिखा V by L, मल्टीप्लाई कर दिया, सबको मल्टीप्लाई करके V को साइड में कर लिया और बाकी n e स्क्वायर a tau अपन m l को एक ब्रैकेट में हमने लिख लिया। ठीक है, ब्रैकेट में क्यों लिखा जरा देखते हैं। तो I is equal to इन ब्रैकेट ये टर्म आ गया n स्क्वायर a tau अपन m l इंटू V। अगर हम इसको ट्रांसपोज करें, ये ml मल्टीप्लाई करेगा, n स्क्वायर a tau जाके यहाँ पे डिवाइड करेगा I को, तो सीधा सीधा इसको रेसिप्रोकल करके I के साथ लिखेंगे तो हमको मिला V is equal to, ये एक्सप्रेशन V is equal to ml अपन n स्क्वायर a tau इंटू I। अब यहाँ पे क्या देखना है, अगर मैकेनिकल स्ट्रेन कांस्टेंट है, कंडक्टर का मैकेनिकल स्ट्रेन कांस्टेंट है, तो लेंथ L और एरिया A ये कांस्टेंट रहेंगे। नंबर डेंसिटी n पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इट इज आल्सो कांस्टेंट। क्लियर? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है देन एवरेज रिलैक्सेशन टाइम इज आल्सो कांस्टेंट। क्लियर? अगर टेम्परेचर कांस्टेंट, टाउ कांस्टेंट रहेगा, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम टेम्परेचर से डिपेंडेंट है, डिस्कस करेंगे उसको। मैकेनिकल स्ट्रेन कांस्टेंट है तो लेंथ और एरिया कांस्टेंट है, यानी कि ये पूरा ब्रैकेट के अंदर का टर्म कांस्टेंट हो जाता है। अगर ओम्स लॉ की कंडीशंस को बात करें कि टेम्परेचर इज कांस्टेंट, मैकेनिकल स्ट्रेन इज कांस्टेंट, तो इन ब्रैकेट ऑल द टर्म्स आर कांस्टेंट, जो भी मिलेगा ये सारे कांस्टेंट है। तो अगर ये ब्रैकेट के अंदर का टर्म कांस्टेंट है तो लिख सकते हैं कि V प्रोपोर्शनल टू I। डेफिनेटली वी कैन राइट V प्रोपोर्शनल टू I। सो V प्रोपोर्शनल टू I तो क्या होता है, V इज इक्वल टू RI होता है, यही तो ओम्स लॉ है, V इज इक्वल टू RI। और R जो कांस्टेंट है उसको अगर कंपेयर करें यहां से, तो ये ब्रैकेट के अंदर का जो टर्म है यही तो R है, ये तो रेजिस्टेंस की जगह पे है, तो हमको मिलता है R इज इक्वल टू ml अपॉन n स्क्वायर a tau। यहां से रेजिस्टेंस का एक एनालिटिकल एक्सप्रेशन भी मिल गया आपको। यहां से हम ये भी आगे डिस्कस कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, आगे के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम ये देखते हैं कि यहां से ओम्स लॉ का हमें एनालिटिकल डिडक्शन मिला कि यस डेफिनेटली V इज प्रोपोर्शनल टू I। अगर उन कंडीशंस को हम रखें तो V प्रोपोर्शनल टू I होगा, और ये यहां से साबित होता है, प्रूफ होता है। ठीक है, अब ये देखें अगर V प्रोपोर्शनल टू I है तो V और I के बीच में जो ग्राफ बनता है, V और I के बीच में ग्राफ बनता है, यहाँ पे V को इंडिकेट किया, यहाँ पे I को, ये 0 हो गया। ग्राफ क्या होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, ग्राफ शुड बी ए स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे करंट बढ़ेगा, या जैसे जैसे करंट बढ़ रहा है वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है। ठीक है, तो V और प्रोपोर्शनल अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा। ये आइडियल ओमिक ग्राफ है ना, फॉर आइडियल ओमिक कंडक्टर। इसके लिमिटेशंस भी हैं, हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल अब ये देखेंगे आइडियल ओमिक कंडक्टर का ये ग्राफ होना चाहिए। अगर आपको इस ग्राफ को देख के अगर आपसे ये पूछ दे कि रेजिस्टेंस क्या होगा, ग्राफ दे दे और ग्राफ से आपको पूछ दे कि रेजिस्टेंस क्या होगा, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सीधा सीधा आप ग्राफ पे एक स्लोप ले लीजिए, किसी भी पोर्शन पे ग्राफ का स्लोप फाइंड कर लीजिए। स्लोप क्या है, ये डेल्टा V हो गया, चेंज इन वोल्टेज, वोल्टेज कितना चेंज हुआ, और ये डेल्टा I हो गया, कितना करंट चेंज हुआ, करंट यहां से यहां तक चेंज हुआ है और वोल्टेज यहां से यहां तक चेंज हुआ है। तो अगर हम स्लोप ऑफ ग्राफ की बात करें, स्लोप ऑफ ग्राफ ये आ गया डेल्टा V अपॉन डेल्टा I, चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट, इसको भी आप रेजिस्टेंस कह सकते हैं, डायनामिक रेजिस्टेंस वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे वोल्टेज करंट, हालांकि यहाँ पे डायनामिक नहीं, सीधा सीधा कहेंगे वोल्टेज कितना चेंज हुआ, करंट कितना चेंज हुआ, तो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट का वेरिएशन, ये रेजिस्टेंस को इंडिकेट करता है। यानी कि हम यहां से देख सकते हैं कि स्लोप जो होता है, स्लोप इक्वल टू होगा रेजिस्टेंस के, स्लोप इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। ठीक, अब हमने यहाँ पे देखिए दो ग्राफ प्लॉट कर दिया, तो समझिए कि स्लोप रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। ये हमने दो ग्राफ प्लॉट कर दिए, दो कंडक्टर के, कंडक्टर A एंड कंडक्टर B। अब यहां से देखें, आपसे ये पूछ दे कि किस कंडक्टर में रेजिस्टेंस ज्यादा है, किस कंडक्टर में रेजिस्टेंस ज्यादा है, A और B में आपसे पूछ रहा है, तो सीधी सी बात है कि जिसका स्लोप ज्यादा है उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है, जिसका स्लोप कम है उसमें रेजिस्टेंस कम है। कुछ इस प्रकार समझे कि कंडक्टर I के लिए आप देख रहे हैं
तो कंडक्टर ए के लिए आपने देखा कि वोल्टेज की वैल्यू इतनी है और करंट की वैल्यू इतनी, वोल्टेज और करस्पॉन्डिंग करंट। कंडक्टर बी के लिए अगर आप डिस्कस करते हैं वही बात, तो ये करंट एंड करस्पॉन्डिंग वोल्टेज। तो बी को देख के आपको क्या लग रहा है कि वोल्टेज कम अप्लाई किया और ज्यादा करंट मिल रहा है, कम वोल्टेज पे ज्यादा करंट मिल रहा है, इसका मतलब बी का जो रेजिस्टेंस है वो लो है। और कंडक्टर ए का देखें, ज्यादा वोल्टेज पे कम करंट मिल रहा है, यानी ए का रेजिस्टेंस हाई है, और इसका स्लोप भी तो आइए देखिए, हाइट ज्यादा है बेस कम है तो स्लोप भी ज्यादा है। तो स्लोप से आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि रेजिस्टेंस कितना होगा, रेजिस्टेंस को कंपेयर कर सकते हैं। अगर आप ओमिक कंडक्टर के लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं वी आई ग्राफ, तो इसके लिमिटेशंस हम आगे डिस्कस करेंगे। इसको आप पढ़िए और समझिए, होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर दिस सेशन।